हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, हमारे पास एफएम के एमटीपी में ना दो तीन ही क्वेश्चन है टोटल। उसमें से एक दो क्वेश्चन में बच्चों ने परेशानी हुई है, तो मैं पूरा एमटीपी डिस्कस कर रहा हूँ बहुत लिमिटेड टाइम में। 15 मिनट्स में पूरा एमटीपी हम खत्म कर देंगे। जो आपके पॉइंट अटकने वाले हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले 15 मार्क्स का आपके पास आ जाता है केस सिनेरियो बेस्ड। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन को एमसीक्यू बनाकर पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फैक्टरिंग का क्वेश्चन था। फैक्टरिंग का ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आ चुका है, बुक के अंदर भी है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। इसमें 200 लाख की सेल है, 80% क्रेडिट पर है, तो हमारी क्रेडिट सेल हो गई 160 लाख। ठीक है। कह रहे हैं हमारी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो है 2/40 नेट 120। 2% डिस्काउंट 40 दिन में पैसा दो, वरना 120 दिन में दे दो। और 50% लोग कैश डिस्काउंट ले रहे हैं। तो जो लोग कैश डिस्काउंट ले रहे हैं वो 40 दिन में पैसा देंगे। जो बचे हुए लोग हैं वो 120 दिन में पैसा देंगे। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आपके पास 80 डेज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट फैक्टर हो या ना हो, दोनों केस में रहेगी। इसलिए कैश डिस्काउंट को कहीं भी शो नहीं किया जाता। फैक्टर को लगाने से हमें कैश डिस्काउंट में कोई फायदा नहीं होता, ना ही कोई नुकसान, क्योंकि फैक्टर रहेगा तो भी कैश डिस्काउंट जाएगी जो 40 दिन में पैसा देगा। फैक्टर नहीं रहेगा तो भी 40 दिन में जो पेमेंट देगा उसे कैश डिस्काउंट मिलेगी। बैड डेट का लॉस 1% है। कमीशन 2% लेगा फैक्टर। 10% रिजर्व रोकेगा और 18% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है। अब हमसे कुछ चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि एवरेज रिसीवेबल्स बताओ। तो एवरेज रिसीवेबल बहुत सिंपल है आपके पास, मैंने यहाँ पर सामने आंसर रख लिए। आपके पास जो क्रेडिट सेल है वो 160 लाख है। 160 लाख का 80 डेज अगर आप निकालोगे तो आपके पास एवरेज रिसीवेबल आ जाएंगे 35,55,556। इस तरीके की वर्किंग आप अपने पास रफ में कर सकते हो। तो जैसे आपको कॉपी मिलेगी ना, कॉपी में लिख लेना रफ वर्क, ऊपर अंडरलाइन करके उसके नीचे आप अपनी वर्किंग कर सकते हो नोटबुक में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कितना एडवांस देंगे। तो एडवांस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये एवरेज रिसीवेबल है इसमें से कमीशन और रिजर्व माइनस होगा। कमीशन और रिजर्व माइनस हो गया 2% और 10%। अब जो भी अमाउंट आएगी इस अमाउंट के ऊपर 18% इंटरेस्ट लग जाएगा 80 डेज का। तो 80 डेज का 18% इंटरेस्ट लग गया, वो माइनस हो गया। ये हमारे पास एडवांस की अमाउंट आ गई 30,03,000। ठीक है जी, ये 30,03,000 आ गया। फिर पूछते हैं एनुअल कॉस्ट क्या है। एनुअल कॉस्ट और इफेक्टिव कॉस्ट में फर्क होता है। एनुअल कॉस्ट में हम जो फैक्टर को दे रहे हैं पेमेंट कमीशन की इंटरेस्ट की, वो जुड़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट को हम इफेक्टिव कॉस्ट भी बोलते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट। तो एनुअल कॉस्ट आपकी क्या आएगी, जो कमीशन और इंटरेस्ट है पूरे साल का जोड़ लो। तो पूरे साल का कमीशन, पूरे साल का इंटरेस्ट, 883,200 हमारी कॉस्ट आ गई। ये आ गया जी 883,200। फिर नेट कॉस्ट पूछिए तो उसमें से आपकी जो बैड डेट बच रहा है, जो क्रेडिट एडमिन की कॉस्ट बची है वो माइनस कर दो। तो क्रेडिट एडमिन और बैड डेट जो बचे 4 लाख रुपए वो माइनस करे, तो 483 हमारी इफेक्टिव या नेट कॉस्ट आ गई, वो आ गई यहाँ पर। इसके बाद में परसेंटेज पूछ रहा है इफेक्टिव कॉस्ट की। तो इफेक्टिव कॉस्ट की परसेंटेज में जो आपकी इफेक्टिव कॉस्ट आई है इसे हम एडवांस जो मिला था उससे डिवाइड करेंगे। 16.09% आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें टेक्निकल पॉइंट नहीं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है इंडिफरेंस पॉइंट का, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहे हैं हमें 25 लाख रुपए की जरूरत है। पहला ऑप्शन है 25,000 शेयर 100 रुपए में इशू कर दें, इक्विटी शेयर, सारा पैसा इक्विटी शेयर से। दूसरा है 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर से मंगवाएं, 5 लाख रुपए प्रीफरेंस से मंगवाएं और 10 लाख रुपए डिवेंचर से मंगवाएं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इंडिफरेंस पॉइंट और अर्निंग पर शेयर बताना है और टैक्स रेट 35% है। तो इंडिफरेंस पॉइंट का फॉर्मूला लगाइए सिंपली, EBIT माइनस आई 1 - TDP और सामने रख दीजिए। तो यहाँ पर कोई प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो EBIT को इन्होंने एक्स लिख दिया, आप EBIT लिखिए -0 1 माइनस टैक्स, और सामने EBIT माइनस इंटरेस्ट 10 लाख पे 10%, फिर टैक्स लगा दीजिए और फिर प्रीफरेंस डिविडेंड दे दीजिए। यहाँ 25,000 शेयर, यहाँ 10,000 शेयर। सोल्व करा, हमारे पास इंडिफरेंस पॉइंट 320 आ गया। इसको नंबर ऑफ शेयर से आपके पास EBIT को अब आप कहीं पे भी रख लीजिए, या तो यहाँ पर जैसे 320,513 माइनस कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके, -1 माइनस टैक्स आ गया, 35% सीधे माइनस कर देता हूं मैं। जो भी अमाउंट आई 25,000 शेयर से डिवाइड कर दो। 320,513 -35% डिवाइड बाई 25,000 शेयर। तो 8.33 इसका EPS आ गया। 8.33 EPS निकला है, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें 1% भी। इसके बाद में आगे क्वेश्चन कह रहे हैं अगर EBIT 6% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट EBT को बोलते हैं, 6.9% बढ़ा है। फिर कह रहे हैं सेल बढ़ी है 6% और प्रॉफिट बढ़ा है 24%। तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज बतानी है। तो फाइनेंशियल लीवरेज लिंक होता है EBIT से EBT का। तो EBT कितना बढ़ा है 6.9%, कितना EBIT बढ़ा था 6%, तो 6.9 डिवाइड बाई 6,
1.15 आपकी एफएल आ गई। कंबाइंड लीवरेज पूछते तो सेल और प्रॉफिट को लेते हैं हम। इसके बाद में क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम पीरियड कितना होता है कंपनी का जो वो पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। तो पब्लिक डिपॉजिट आप 6 महीने से 3 साल तक का एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इन्होंने मैक्सिमम पीरियड पूछा है तो 3 साल आ जाएगा। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्टिव में पहला क्वेश्चन है डिविडेंड डिसीजन का, वोल्टर मॉडल का, सेम टू सेम क्वेश्चन है बुक में हमारे पास। नेट प्रॉफिट 54 लाख है, पीएटी होता है। प्रीफरेंस शेयर है 200 लाख के, 12% से 24 लाख का प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया। इसे आप माइनस करेंगे, अर्निंग फॉर शेयर होल्डर आ गई 30 लाख। नंबर ऑफ शेयर है आपके पास 2 लाख, ईपीएस आपका निकल कर आ गया 15 रुपए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वोल्टर मॉडल से अगर शेयर का प्राइस 120 है तो डिविडेंड पे आउट बताना है। तो शेयर का प्राइस आपको बता दिया, ईपीएस आपके पास है, आर आपको दे दिया, के ई आपको दे दिया, डी गायब कर दिया। तो डी जैसे ही निकलेगा डिविडेंड पे आउट आ जाएगा। तो हम फॉर्मूला रख देंगे अपने पास, पी इक्वस टू डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, डी निकल कर आ जाएगा आपके पास 8.57। अब पूछा है डिविडेंड पे आउट कितना है, तो अर्निंग पर शेयर है 15 रुपए। तो परसेंटेज में निकाल दीजिए कितने परसेंट पे आउट हो गया, 57.13 आपका पे आउट रेशियो निकल कर आ जाएगा। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, सिंपल सा बिल्कुल। ये भी बुक के अंदर का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बुक के बाहर से नहीं है। एक आध चीज कहीं कहीं कुछ मिलेगी, वो डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि एएन लिमिटेड के पास आधा पैसा इक्विटी से और आधा डेट से है, ठीक है। जो डेट है वो 10% के रेट से, कोई टैक्स वैक्स नहीं है। कह रहे हैं मिस्टर आर है जिसके पास 8% शेयर्स हैं। कह रहे हैं उनकी इनकम बताओ कितनी होगी। अब फिर कह रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी 10 लाख रुपए है। तो भाई देखो ईबीआईटी है 10 लाख रुपए। कह रहे हैं कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो 20% है। तो ईबीआईटी को केओ से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, 50 लाख की फर्म हो गई। 25 लाख इक्विटी से, 25 लाख डेट से आ गए। डेट का इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 2.5 लाख रुपए का इसका मतलब इंटरेस्ट जाएगा। आप देखिए ईबीआईटी कितना, 10 लाख, इंटरेस्ट चला गया 2.5 लाख, बचे कितने, 7.5 लाख रुपए पूरी कंपनी की कमाई है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि मिस्टर आर पे 8% शेयर है, उनकी कमाई कितनी होगी। तो इसका 8% इनकी कमाई हो जाएगी। 7.5 लाख रुपए पूरी कंपनी की कमाई, आप पे 8% शेयर है तो 60,000 रुपए आपके हो गए। अगला इसमें पूछता है कि इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी बताओ। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमाई कितनी है, 7.5 लाख। इक्विटी शेयर्स के फंड्स कितने हैं, 25 लाख। तो 7.5 डिवाइड बाई 25, 30% आपको इक्विटी को रिटर्न मिल रही है यहाँ पर, 25 लाख लगा के 7.5 लाख रुपए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन रेशो का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है 2 लाख। कह रहे इक्विटी शेयर का टोटल डेट से रिलेटेड 0.6 है, शेयर कैपिटल का फिक्स्ड एसेट से रिलेशन ही है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, निकल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट बीक्यू होता है जो बुक के अंदर हम रेशो में करते हैं। अब जिस क्वेश्चन के लिए बच्चों ने पूछा था वो पूछा था कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन के लिए। NC Limited is considering purchasing a new machine to increase its production facility. At present, it use old machine which process 5,000 units. अभी आपकी कंपनी जो भी मशीन लेके चल रही है उसमें 5,000 यूनिट बनती है। NC could replace with new machine which is product specific and can produce 15,000 unit. New machine cost 100 करोड़, वर्किंग कैपिटल चाहिए 3 करोड़। विच रिलीज एट 5th ईयर, 5वें साल में वर्किंग कैपिटल वापस आ जाएगी। नई मशीन की एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू 20 करोड़ है, 20 करोड़ में नई मशीन बिक जाएगी बाद में 5 साल के बाद। कंपनी एक्सपेक्ट डिमांड फॉर टीवी 10,000 यूनिट्स पर वीक, 10,000 टीवी की पर वीक हमारे पास डिमांड आने वाली है। तो देखिए पुरानी मशीन 5,000 बना पाती थी, नई मशीन की कैपेसिटी 15,000 बनाने की है, लेकिन डिमांड ही 10,000 है, तो आप 10,000 से ज्यादा नहीं बनाएंगे। यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो हमें करना है पर वीक, ये वीकली डेटा दिया है। हम 10,000 की डिमांड है, 5,000 पहले भी बना रहे थे, तो अब हम पूरे 10,000 बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन 5,000 यूनिट बढ़ जाएगा। तो 10,000 यूनिट की डिमांड 5,000 पहले बनती थी, अब हम 10,000 बनाएंगे तो 5,000 यूनिट आपका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, ठीक है। कह रहे हैं टीवी 30,000 रुपए में बिकेगा, पीवी रेशो 10% है, यानी वेरिएबल कॉस्ट 70% चली गई। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर टीवी सेट आपको 3,000 रुपए मिलेगा पर टीवी, ओके। कह रहे हैं कंपनी 56 वीक एक साल में काम करती है, तो 52 वीक होते हैं पर चलो 56 लिखा है तो मान लेते हैं। तो एक वीक में 5,000 यूनिट ज्यादा बनाओगे तो 56 वीक में आप 2,80,000 यूनिट फालतू बनाओगे, जिस पर आपको 3,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपका करीब 84 करोड़ के आसपास हो गया, 84 करोड़ आपका इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ये आपका ईयर 1, 2, 3, 4, 5 पांचों साल चलेगा।
84, 84, 84, 84। ठीक है जी। इसके बाद में क्वेश्चन ने कहा है फिक्स्ड कॉस्ट एडिशनल 10 करोड़ है जिसमें डेप्रीशिएशन नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस हो जाएगी 10, 10, 10, 10, 10, ये माइनस कर देंगे इसमें से। फिर कह रहे हैं कि कंपनी 40% टैक्स ब्रैकेट में है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% है, तो डिस्काउंट रेट हमारा 20% से आ जाएगा, टैक्स रेट 40% है। कह रहे हैं डेप्रीशिएशन 25% है, टैक्स के लिए भी अकाउंट के लिए भी, तो हमें टैक्स से मतलब है तो 25% है। मेथड WDV यूज करना है, जो एग्जिस्टिंग मशीन है उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, एग्जिस्टिंग मशीन की कोई WDV भी नहीं दी गई, तो हम ये मानेंगे कि एग्जिस्टिंग मशीन 0 पे चल रही है। अब जो नई मशीन है वो आपकी आई है 100 करोड़ में, 25% डेप है, तो यहां पर जो आपका डेप्रीशिएशन लगेगा WDV से 25 करोड़ यहां पर लगेगा। दूसरे साल का हो गया 2125 करोड़, तीसरे साल का हो गया 15.94 करोड़, चौथे साल का हो गया आपका 11.95 करोड़ और पांचवें साल का आपका हो गया 8.96 करोड़। इस तरह से आपका डेप्रीशिएशन लगता चला जाएगा। यहां पर आपके पास आ जाएगा PBT, इसमें से आप माइनस करेंगे 40% टैक्स, फिर आपके पास आ जाएगा PAT, फिर इसमें डेप्रीशिएशन को ऐड बैक करेंगे और CFAT आ जाएगा। पांचों साल का लगाएगा क्योंकि WDV मेथड से है। तो यहां पर इन्होंने क्या करा हुआ है आंसर में बच्चा क्यों उलझा है, आंसर में बच्चा इसलिए उलझा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकाला उसमें डेप्रीशिएशन माइनस नहीं किया और डेप्रीशिएशन को अलग से लिखकर उसके ऊपर टैक्स सेविंग निकाल ली, तो ये बहुत लंबा और बेकार तरीका है, इसको करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करिए, आपके पास में 84 करोड़ आ गया, -10 की वो -25 आपकी आ गई, 49 करोड़ आ गया पहले साल का, 40% माइनस करिए, 29.4 करोड़ आ गया ये, प्लस 25 करोड़ का डेप जोड़िए, पहले साल का CFAT 54.4 आ गया। इसी तरीके से आगे का आएगा, उलझ ही मत, सिंपल तरीके से आ जाएगा CFAT। अब CFAT आने के बाद में ये जो मशीन है ये 20 करोड़ में लास्ट में बिकेगी, तो 5 साल में देखिए 100 करोड़ की आपने ली थी, अब 100 करोड़ और मैं ले लेता हूँ 25% है ना, तो 1.25.75 मल्टीप्लाई बाई इक्वल 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 100, इसकी WDV हो गई 5 साल के बाद डेप्रीशिएशन लगा के 23.73। 20 करोड़ में आप इसको बेचोगे, 3.73 करोड़ का आपको प्रॉफिट होने वाला है। इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा 40% जो गवर्नमेंट लेगी, 3.73 करोड़ का 40% टैक्स हो गया, 1.492 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। अब आपकी जेब में आएंगे कितने, 20 करोड़, सॉरी टैक्स सेविंग होगी, प्रॉफिट नहीं लॉस है, WDV से कम पे बेचा है आपने, लॉस हो गया और ये टैक्स सेविंग हो गई आपके पास। ठीक है जी, तो 20 करोड़ प्लस 1.492 करोड़ आपके पास टैक्स सेविंग आ गई, 21.492 करोड़ आपके पास सैलवेज आ जाएगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या गलती की हुई है ICI ने, गलती की हुई है कि ये जो टैक्स सेविंग है ना उस पर 30% लगा दिया है, 30 नहीं 40% टैक्स का रेट है, तो यहाँ पर ये गलती है। अब आपका जो NPV का स्टेटमेंट दिखेगा, जो सिंपल स्टेटमेंट जैसे हम बनाते हैं, उसका सिंपल सा तरीका है, 0 ईयर पे 103 करोड़ आपके चले गए वर्किंग कैपिटल वगैरह के, और जो आउटफ्लो था डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो 1, और यहाँ पर 103 करोड़ का आउटफ्लो आ गया। फिर CFAT 1, 2, 3, 4, 5 ईयर का आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास CFAT आता रहेगा नॉर्मल तरीके से जैसे मैंने बताया स्टेटमेंट में। और 5th ईयर में आपके पास सैलवेज प्लस वर्किंग कैपिटल दोनों वापस आ जाएंगी, सैलवेज आएगी 21.492 और आपके पास वर्किंग कैपिटल 3 करोड़ की वापस आ जाएगी। इन सब के डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई करते जाइए इन्हें, यहाँ पर आपके पास NPV आ जाएगा और डिसीजन ले लीजिए, ये इसका सही तरीका था, इसलिए बच्चे इसमें थोड़े से उलझ रहे थे। इसके बाद में पूछा था कट ऑफ रेट क्या है, तो कट ऑफ रेट डिस्काउंट रेट को या वर्किंग कैपिटल को बोला जाता है, सॉरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोला जाता है कट ऑफ रेट। हाँ जी, 3A, इसका जो 3A है ये WACC का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा घुमा कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, राम लिमिटेड इवेल्युएट ऑल इट्स कैपिटल प्रोजेक्ट यूजिंग डिस्काउंटिंग रेट 16%, तो 16% से आप डिस्काउंट करते हो यानी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है। ठीक है, कह रहे हैं बैंक टर्म लोन एंड डिवेंचर रिडीमेबल एट पार, ठीक है जी, रिडेम्पशन पार पे होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बैंक टर्म लोन इज 1.4 टाइम्स ऑफ डिवेंचर, तो अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट आई है तो बैंक लोन का इंटरेस्ट 1.4 आई है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.4 टाइम्स होगा।
कह रहे हैं इसके बाद के जो रिमेनिंग टेन्योर है डिवेंचर का वो 4 साल है और बैंक का 6 साल है। तो बैंक के केस में रिडेम्पशन की जरूरत नहीं होती, बैंक के केस में सीधा आ जाता है I1 - टैक्स। लेकिन डिवेंचर के केस में ये 4 ईयर रेलिवेंट होंगे। आप इंटरेस्ट 1 - टैक्स RV - NP डिवाइड बाई N डिवाइड बाई RV प्लस NP डिवाइड बाई 2 करके निकालेंगे। ये 6 ईयर इरेलीवेंट है। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, बैंक लोन, इक्विटी 20 लाख के हैं, 30 लाख की रिटेन्ड अर्निंग है, आपका बैंक लोन 20 लाख का है और डिवेंचर 30 लाख के हैं। तो 1 करोड़ की टोटल आपकी कैपिटल हो गई। करंटली जो डिवेंचर है वो 98 पे चल रहा है, तो हम ये मानेंगे इसका इशू प्राइस है नेट प्रोसीड 98 है। कह रहे हैं पी रेशो शेयर का 4 है। तो देखिए केई अगर आपको निकालना है तो केई निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है 1/P। तो यहाँ पर आपका 4 है तो के आ गया 0.25 यानी 25% हो गया के आर इक्व टू के इक्व टू 25%। और आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो पहले ही दे दिया है कि डिस्काउंट रेट हमारा 16% है, के ओ 16% हो गया। ठीक है, अब जब हम डब्ल्यू ए सी सी निकालते हैं तो के ओ इक्व टू के ई डब्ल्यू ई, के डी डब्ल्यू डी, के आर डब्ल्यू आर करता हूँ पहले, फिर के डी डब्ल्यू डी और आपकी टर्म लोन है तो के टी एल डब्ल्यू टी एल। अब देखिए ये 16% है, के ई हमारे पास 25% है, इनसे 20 लाख रुपए हैं 100 लाख में से। के आर कितने के हैं 30 लाख रुपए के, 30 लाख के आर हैं, फिर लोन 20 का और डिवेंचर 30 के। ठीक है, के आर भी 25%, 30 आउट ऑफ 100। फिर के डी अभी मैंने नहीं निकाला, डब्ल्यू टी एल इसका आ गया, लोन डिवेंचर थे 30 लाख के और टर्म लोन है 20 लाख का, के टी एल ये है 20 लाख रुपए का। ठीक है जी, अब ये इक्व टू आ रहा है आपका 16, तो 25 × 20% ये हो गया 5, 25 × 30% ये हो गया 7.5, 12.5 तो सिर्फ ये हो गया, ये जाके माइनस हो जाएगा सामने, 16 - 12.5%, ये बचा 3.5% इक्व टू के डी 30 के डी इंटू 30% और के टी एल इंटू 20%। ठीक है, अब हमें के डी और के टी एल निकालना है। तो अगर मैं के डी लूँ तो के डी हो गया I1 - T प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। तो के टी मुझे अभी नहीं मालूम, आई मुझे नहीं मालूम, 1 - टैक्स में यहाँ पर लगा दूंगा, टैक्स का रेट इन्होंने दिया है, टैक्स 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 का रेट है क्वेश्चन के अंदर 30%। ठीक है, ये हो गया 0.3 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपये, इशू प्राइस 98, लाइफ 4 साल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 98 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास आ गया 0.7 I प्लस ये हो गया 2 रुपये डिवाइड बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 99। ये मेरे पास के टी की वैल्यू निकल गई। अब अगर मैं के टी एल की वैल्यू निकालता हूँ, के टी एल है I1 - टैक्स और यहाँ पर आई हो जाएगा 1.4, क्योंकि अगर डिवेंचर का इंटरेस्ट आई है तो टर्म लोन का इंटरेस्ट 1.4 आई है। ठीक है जी, तो हो गया 1.4 I, 1 - टैक्स 0.3 हो गया और ये हो गया 1.4 मल्टीप्लाई बाई 0.7 0.98 I। तो ये 0.98 I हो गया, ये 0.7 I प्लस 0.5 डिवाइड बाई 99 आ गया। अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो 3.5% इक्व टू के डी आपके पास आ गया 0.7 I प्लस 0.5 डिवाइड बाई 99 मल्टीप्लाई बाई 30% प्लस के टी एल आपके पास आ गया 0.98 I मल्टीप्लाई बाई 20% इक्व टू 3.5% है। इसमें आप आई को सोल्व कर लीजिए, आई की वैल्यू आ जाएगी, इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। यही इसके अंदर था, इन्होंने बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के किया है इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा। ये सिंपल तरीके से ऐसा आ जाता, बस में जो एम टी पी बने उसमें इतना ही है, टाइम हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। हमने 20 मिनट के अंदर इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। MTP 2 इसके बाद देख लेना, वो भी मैं साथ में करवा रहा हूँ। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।